निर्माण के लिए मस्जिद को गिराकर प्लॉट बनाने वाले उत्तर प्रदेश की सरकारों के इतिहास का स्वर्ण युग बनाने वाले हिंदू समाज में आत्मगौरव पैदा करने वाले अतरौली के मतदाताओं का नेता होने के बाद, जिले के बिरादरी का नेता होने के बाद, पिछड़ों का देश का नेता होने के साथ उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री, मुझे याद नहीं आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा संगठन का कोई पद उनसे बचा हो, बूथ से लेके और प्रधानमंत्री के अलावा लगभग सभी संवैधानिक पदों पर विराज कर हम पिछड़ों की शरीर में रीढ़ की हड्डी देने वाले हम सबके नेता स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के मंच पर विराजमान आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद साक्षी जी महाराज, याद ही नहीं आ रहा है कितने बार के एमपी हैं ये और कहाँ कहाँ से हैं। मेरे भाई उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, एटा के सांसद और अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के संरक्षक राजू भैया, जिनके साथ मुझे राज्यसभा में रहने का मौका मिला और जिनके बेटे के साथ विधानसभा में रहने का मौका मिला, श्री गंगा शरण राजपूत जी, मुन्नू कोरी जी, माननीय शंकर लाल लोधी जी, साहब सिंह लोधी जी, कैलाश राजपूत, उमरदा के तिरवा के आजकल विधायक वीरेंद्र सिंह जी, विधायक सीपी सिंह जी, विधायक देवेंद्र सिंह जी, विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत जी, भाई छोटेलाल वर्मा जी, विधायक हरिओम वर्मा जी, माननीय ब्रजभूषण राजपूत, विधायक चरखारी जी। विधानसभा भी फिर यहीं कर लो ना, यहाँ विधानसभा कर लो, अच्छी संख्या है, कोरम पूरा हो रहा है। राम गोपाल लोधी और पप्पू भैया जी, श्री प्रतेंद्र पाल जी, जिलाध्यक्ष संदीप जी, कुबेर सिंह अगरिया जी, पूर्व विधायक मिथिलेश अगरिया, जिलाध्यक्ष बीजेपी संदीप जैन, भाई राहुल राजपूत, चेयरमैन संकिसा, जिलाध्यक्ष सुशील लोधी जी, अखिल भारतीय कल्याण महासभा, मंचासीन समाज और अन्य समाज के नेतागण, सभागार में उपस्थित पार्टी, गैर पार्टी के, समाज के, अन्य समाज के, कल्याण सिंह जी के समर्थक, प्रशंसक और अनुयायियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले मैं बाबू कल्याण सिंह जी के चरणों में आगरा लोकसभा की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। इसके बाद मंच और सभागार में उपस्थित सभी लोगों को आगरा के एमपी होने के नाते आगरा लोकसभा के इस गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में आपके आने पर आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इसके बाद आज के कार्यक्रम की आयोजन समिति का आभार प्रकट करना चाहूँगा। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर रहते हुए वर्षों के कलंक बावरी मस्जिद को गिरवाने का काम किया। पुरखे भी हमारे ऐसे हों, कल्याण सिंह जी, जिनकी कानून और व्यवस्था गजब की थी। पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने अपने कार्यकाल में शेर और भेड़ को एक घाट पे पानी पिला दिया हो। हमारे पुरखे कल्याण सिंह जी ऐसे हों, मुंबई के एक कार्यक्रम में जाने पर एक बोर्ड पढ़ा था 1998 में, अटल, अडवाणी और कल्याण मांग रहा है हिंदुस्तान। कई बार उम्र, स्वास्थ्य अथवा कभी कभी कोई
वोट बैंक के नेता ज़्यादा गुलामी नहीं करते, इसलिए कभी कोई निर्णय ऐसा हो जाता है कि देश के सर्वोच्च पद से थोड़े वो दूर हो जाते हैं। कल्याण सिंह जी को मैं उसी श्रेणी में गिनता हूँ। एक बीच का एपिसोड ना होता तो बड़ी बात नहीं है, इस देश के वो प्रधानमंत्री होते हैं। और देश का पिछड़ा उनकी पीठ पर हाथ रखता। ये अपनी जात तक अगर सीमित रख रहे हो ना, तो बहुत कद कम करने का प्रयास कर रहे हो। ये हमारे साझा पुरखे हैं। राणा सांगा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अवंतीबाई, प्राता बंदनिया, पूर्ण श्लोका, लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर, महर्षि परशुराम जी, वाल्मीकि जी, अंबेडकर साहब, अग्रसेन महाराज, बुद्ध और महावीर जी, कश्यप महाराज, महाराज सूरजमल, ये हमारे साझे पुरखे हैं। ईश्वर उनको शुद्ध बुद्धि दे, वरना बुद्धि ठीक करना मैं काम करना भी मैंने बहुत इस जलेसर धरती पर किया है। या तो ईश्वर उनको उनकी बुद्धि शुद्धि कर दे, अथवा फिर हम ठीक कर देंगे जिन्होंने इस मूर्ति को तोड़ने का काम किया। और जलेसर लोकसभा के लोगों को मेरा थोड़ा सा इतिहास भूगोल पता है। कितना नालायक आदमी होंगे वो लोग। ये हमारे साझे पुरखे हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी लोकसभा में हुआ है, इसलिए मैं माफ़ी भी मांगूंगा कि ऐसे नालायक लोग मेरी लोकसभा में भी रहते हैं। जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं, सत्ताओं से इतिहास बनता है, फिर इतिहास ऐसे ही 7 जून को पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। मैं गंगाचरण जी कह रहे थे कि हिजड़ों की गिनती हो गई थी लेकिन पिछड़ों की नहीं हुई। जानते सब थे, मोहर नहीं लगाते हैं, बस सब जानते हैं। और सबकी सरकार आपने बनाई है। विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूँ, 5 क्वेश्चन करने को आए और 3 तुम्हें आते नहीं हैं, तो भी तुम पास हो गए। तो जो 54% आबादी ने तुम्हारी मदद नहीं की, तो भी तुमने 7 में सरकार बना ली, 12 में सरकार बना ली, या हमने 14, 17, 19 और 22 और 24 में बनाई है, और आधी आबादी ने मदद नहीं करी है। तो भैया मेरा गणित कमज़ोर है, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं है कि 54% ने आपकी मदद नहीं करी और आपने बहुमत की सरकार बना ली। बन जाती है लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। अब क्या आप सोच रहे हो कि रास्ता लाल कारपेट आपके लिए बिछ गया है? जनगणना हो रही है, एक मोहर मिल जाएगी। किसी ने कहा था वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोगों को अच्छा लगा वो। फिर उनका ही नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम लोगों ने अपनी संख्या भारी दिखा दी, तो उन्होंने नारा बदल दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो अब क्या करना है? अब तैयारी के लिए तैयार रहा करो, और तैयारी के लिए दबाव बनाना सीखो। बना आ जाएगा तुरंत। संख्या है तुम्हारी, ठीक बात है। संगठन में बताओ कहाँ रहे हो कभी? आपकी तैयारी नहीं है, आप पे पैसा नहीं है, शिक्षा नहीं है, अथवा सर्वे तुम्हारे पक्ष में नहीं है। बहुत खुल के आज बात हो रही है। सर्वे आपके पक्ष में नहीं है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आपके पक्ष में नहीं है। इसलिए हर तरीके से तैयार रहो। मैं यही कहना चाहूँगा, दबाव बनाना सीखो जरा। एक माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक कि वो रो करके दबाव नहीं बनाता है। और जैसे ही रोता है तो माएँ सबसे पहले झुंझुना पकड़ा देती हैं, और बेवकूफ़ टाइप के बच्चे झुंझुना बजा के चुप हो जाते हैं। इसके बाद जब बच्चा रोता है तब उसे दूध की बोतल दी जाती है, और उसके बाद भी जब बच्चा रोता है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है कि कहीं इसके पेट में दर्द तो नहीं है। तो एक सगी माँ अपने सगे नवजात शिशु के साथ जब प्रेशर पॉलिटिक्स मानती है, तो सोच लो बिना दबाव के ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा दबाव बनाना सीखो। मेरा सौभाग्य है
मैं 3 पीढ़ियों के साथ राजनीति किया हूँ। कल्याण सिंह जी के साथ, राजू भैया के साथ एमपी, और उनके बेटे के साथ हम दोनों एमएलए रहे और मंत्री रहे। बहुत। अब जरा बताओ, जरा नाती तुम्हारा कितना बड़ा हो गया है, मैं अपना स्वास्थ्य ठीक रखूं। आ जाएगा तो मैं आज इस मंच से उसका स्वागत करता हूं। तो मैं भी अपना स्वास्थ्य थोड़ा ठीक रखूंगा कि अपने नाती के साथ मैं लोकसभा या विधानसभा में जाऊं। मेरा एक दूसरा सौभाग्य है, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी तो मुझे सदस्य बनना था। बाबूजी उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। मैं उनकी कलम से बीजेपी का 50 रुपये का सदस्य बना हूँ। राजू भैया हालांकि बीच में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे। जब 50 रुपये मैंने कहा जरा निकाल के दो, तो कहा नहीं दे, तुम्हें अपने देने पड़ेंगे। तो क्या कहा था बाबूजी ने आपके मकान पर, भाई सोना चांदी हीरे जवाहरात तुझे काफ़ी दे रहा हूँ, कम से कम 50 रुपये तो एसपी सिंह बघेल के बनते हैं। ये इतिहास की बातें हैं। सही है ना, माल एवेन्यू में 2 माल एवेन्यू, तो उसमें बाबूजी ने मेरे पैसे दिए। और यार वो पैसे इतने शुभ हैं कि उसके बाद फिर वो 14 भले हार गया हूँ, लेकिन 17 में एमएलए हो गया, मंत्री हो गया, 19 में एमपी हो गया, फिर 24 में एमपी हो गया। तो 2 हारा हूँ, लेकिन हारने में बहुत मज़ा आया है। करहल कोई हार रहे क्या? कातिल बहुत जलील हुआ, मेरा सर काट कर हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। बाबूजी ने मेरा फ़ायदा बहुत किया है, लेकिन मेरा नुकसान भी बहुत किया है। मधु बघेल 2007 में लड़ रही थी, सिकंदर राव, हम जीत गए थे। तारीफ भी होनी चाहिए मन से, हम जीत गए थे। अचानक एक दिन वो उड़न खटोला उतरा वहाँ खेल के मैदान में, 15 मिनट का भाषण दिया, मधु बघेल हार गई 400 वोट से। तो वो जो जीते थे उनकी दम नहीं थी हमें हराने के लिए। और 14 के बाद जो पैदा हुए होगा, तुम्हें बता दूं, मैं और अखिलेश 2009 में चुनाव लड़े हैं फिरोजाबाद से। हम 64,000 से वो हारे हैं। मैं इससे अच्छी बड़ी श्रद्धांजलि कोई दे नहीं सकता जो मैं देने जा रहा हूँ। मैं 64,000 से चुनाव हारा हूँ। और वो लोधी बाहुल्य जिला है, ये कहना बंद करो कि वो फलानी जिले जात का बाहुल्य, एक वोट तुम्हारा कम नहीं है वहाँ पर। 3 चुनाव लड़ा हूँ, मैं जानता हूँ। और कम होता तो पप्पू लोधी विधायक कैसे हो गए जसराना में, और कम होता तो मुकेश वर्मा शुकाबाद में कैसे हो गए। और अभी भी शायद हम 500-700 से ही हारे हैं। जो जसराना द ग्रेट लोग अपनी समाजवादी पार्टी की कहते हैं, वहाँ पप्पू लोधी जीते हैं, और वो भी हमारा मानवीन वो जीतते जीतते बचा है, वो मुकेश जीता है। सिरसागंज में एक अजीब सी बात है, 24.5 गाँव है। ये मेरे आधा गाँव समझ में नहीं आया आज तक। 24.5 गाँव हैं समाज के एकदम प्योर वाले। और मैं लोधी कश्यप निषाद समाज को हमेशा एक ही मानता हूँ, और हमें शामिल करना चाहो तो भैया हम भी होने को तैयार हैं। वो उसमें टूंडला में रेलवे लाइन के बाद और यमुना के बीच ये पोइया से जो बेल्ट चली आएगी, ये सुंदर का बास, उधर भीकनपुर, बझेड़ा होते होते, कारे का नगरा होते होते ये आधे ये अपने हिस्से में ले गए हैं। यमुना के दाहिनी तरफ 5 किलोमीटर तक अगर कोई रहता है देश, तो हमारे निषाद भाई रहते हैं, और बाईं तरफ 5 किलोमीटर कोई रहता है तो हमारे निषाद भाई रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम पॉलिटिकली अलग हैं। तो मैं 64,000 से हारा। इसको हम राजनीति में 32,000 कहते हैं। अखिलेश यादव, मेरी ज़िंदगी का सबसे इजी चुनाव था अखिलेश यादव को हराना। लेकिन जिस दिन बाबू कल्याण सिंह जी ने वहाँ प्रचार किया है तो मैं 64,000 से हारा। क्या कल्याण सिंह जी की आप हैसियत 64,000 फिरोजाबाद में मानोगे? कल्याण सिंह जी की हैसियत अकेले जसराना में 64,000 से ज़्यादा की है। तो बोलो मुझे किसने चुनाव हराया? मुझे अखिलेश ने नहीं हराया, वो तो क्या हराते, मुझे हराया बाबू कल्याण सिंह जी ने। लेकिन उसके लिए कोई दुख थोड़े ना। राजनीति में जब दोस्ती होती है तो दोस्ती, और दुश्मनी होती है तो दुश्मनी। फिर मुलायम सिंह ने एक धोखा दिया। एक बड़े नेता को, एक बड़े नेता द्वारा भारत की राजनीति में किया गया सबसे बड़ा धोखा जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को दिया। और जो टिकट की बात और किसी की हुई थी, अपनी बहू को लेकर के आ गए। यहाँ बाबूजी ने मेरी मदद करी, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबूजी जसराना में सभा करने आई 3 महीने बाद, लेकिन एक गब्बर का भब्बर चला, और उसने, उस फिल्मी ग्लैमर ने हमको हराने का काम किया। तो मैं
वो 50 रुपये से मैं मेंबर बना हूँ, मेरे लिए बड़े शुभ हैं, बहुत ही शुभ है। तो भाई 50, तुमने काफ़ी ज़मीन जायदाद ली है बाबूजी से, 50 रुपये तो मेरे हिस्से में बनते हैं या नहीं बनते हैं। और जब मैं 14 के चुनाव में, 9 के चुनाव में अपना चुनाव छोड़ के, अथवा 14 का नहीं, 14 का अपना चुनाव छोड़ के कासगंज में बघेल सम्मेलन करने आया था, तब बाबूजी ने कहा था ये बात। वो मेरे लिए इतिहास है कि मेरे विचारों को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है, इस मंडल में मैं देख रहा हूँ तो मुझे एसपी सिंह बघेल में वो झलक दिखाई पड़ रही है। ये मेरे लिए पद्म श्री है, ये मेरे लिए पद्म भूषण है, ये मेरे लिए पद्म विभूषण है कि देश का इतना बड़ा नेता ने अगर 2 शब्द हमारे पक्ष में कहा, भैया सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, लेकिन याद रखना समाज के लोगों, शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगा हुआ ताला खुलता है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पीता है वो जिंदगी भर दहाड़ता है, और जो नहीं पीता है वो जिंदगी भर मिनमिनाता है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को मंच पे नहीं आने देना चाह रहा था, मैं ये सामाजिक सम्मेलन है, लेकिन मैं पूरे होश आवाज़ में एक बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का बाबूजी के कार्यकाल तक, उसके पहले भी, बाद में हमारी पार्टी के बने, अगर उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग है कोई तो कल्याण सिंह बाबू कल्याण सिंह जी का कार्यकाल उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग था। फिर तो एक लकीर खींच गए हैं। अब जो भी आएगा, कल्याण सिंह जी हमें सपने में हमेशा याद आएंगे और हमें उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। मैं उदाहरण देने के लिए एक बात कहना चाहूँगा, 1947 में गलती हो गई, इसका सबसे बड़ा नुकसान देहात के पिछड़ों को हुआ है। जब समान अधिकार दिए, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काश संविधान में समान शिक्षा हो जाती। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का नाती और राष्ट्रपति भवन के चपरासी का लड़का, दिल्ली के कमिश्नर और सिपाही का लड़का, दिल्ली के मंत्री और संतरी का लड़का, दिल्ली के नगर सेठ और भिखारी का लड़का एक हॉल में एक सिलेबस पढ़ रहे होते तो यहाँ 10-12 कलेक्टर एसपी के बाप बैठे होते 77 साल में। दूसरी गलती करी कि हमको अंग्रेजी, मैं बहुत खुश हुआ आज राजपूत जी ने जो अंग्रेजी की बात करी है। व्हेन एट रोम डू एज रोमन्स डू। वो गया लोहिया जी का जमाना, संचोपा ने बांधी घाट, पिछले पाव में 100 में 60, बड़े लोगों की क्या पहचान, गिट पिट अंग्रेजी टाई निशान, और दूसरा था अंग्रेजी में काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना होगा। मैं नहीं अब मान रहा हूँ, व्हेन एट रोम डू एज रोमन्स डू। अब तो क्या गलती करी कि हम देहातियों को कक्षा 6 में ये दिल्ली वालों ने अंग्रेजी पढ़ाई। भैया आप कॉन्वेंट में पढ़े हो तो मुझे पता नहीं, हूँ तो जिला पंचायत से पढ़ के आऊँ, तो कक्षा 6 में 11 साल की उम्र में हमने अंग्रेजी पढ़ी है, और जीके हमको कभी पढ़ाई नहीं गई। और आज़ादी के बाद का जो पहला बैच निकला उसमें जीके का प्रश्न अनिवार्य था, अंग्रेजी का प्रश्न अनिवार्य था, और हम पिछड़ों और दलितों को जो देहात में रहते हैं इन दोनों विषयों से वंचित रखा इन दिल्ली के लोगों ने। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, जब भी आँख खुले अंधेरा, जब भी आँख खुले वहीं से सवेरा समझो। मैं आपसे ये कहने के लिए आपके बीच में मेहरबानी करके मेरी बात जितनी अब मैं 3-4 मिनट बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। दुनिया में कोई काम हैसियत से बढ़ के करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। दुनिया में एक काम है जिसमें हैसियत मिटा दोगे तो मालदार हो जाओगे, वो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई पर अपने आप को मिटा दो, एक दिन सब कुछ वापस आ जाएगा। फार्मूला है, देहात में पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है। अभी अहिल्याबाई होलकर की जयंती में 456 का गाँव किया, 32 दिन में दौरा किया। नई दिन में बच्चे बढ़ते हुए मेरे को पंचायत घर में पेड़ के नीचे मिले, कहीं ग्रुप डिस्कशन करते हुए नहीं मिले, कहीं ग्रुप प्लानिंग करते हुए नहीं मिले, कहीं करेंट इवेंट्स पे चर्चा करते हुए नहीं मिले। जहां अच्छा स्कूल हो वहां चले जाओ। मैं बुजुर्गों से हाथ पांव जोड़ के निवेदन करता हूं, गांव में दिन भर खांसते हो, शहर में जाओ, लड़के और नातियों को ले जाओ, नातिनों को ले जाओ, आलू गेहूं बाजरा ले जाओ, एक मकान लो, कमरा लो, नाले पे रहो, बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करा दो। 12 साल बाद कभी हम लोग मिलेंगे तो कहोगे 7 जून के भाषण से हमने तुम्हारी बात मानी, हमने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, हमारा बच्चा IAS हो गया है। नंबर 2 बात, छोटा फार्मूला, गणित और अंग्रेजी की ट्यूशन लगाओ। 1000 रुपये में 5 साल के बच्चे की अगर गणित मिल जाती है और 1000 में अंग्रेजी, 2000 रुपये महीने, महीने में 24,000, साल में 24,000, 12 साल में 2,88,000। गरीब लोग कहेंगे हम गरीबी में, तो मैं गरीब तब मानूंगा जब 80 रुपये का पौवा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें गरीब मानूंगा, बाकी मैं तुम्हें गरीब मानने वाला नहीं है। 80 का पौवा 20 रुपये लगा के अंदर जाता है, पास्ता पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन मोमोज हैं,
नमकीन, नमक, मूंगफली है, ये लगा करके वो अंदर घुसता है। तो 100 रुपये की अगर शराब पीता है कोई पौवा, तो 3000 रुपये की शराब पी रहा है। और ना एटा में ना आगरा में किसी स्कूल की फीस 3000 रुपये महीने नहीं है। तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है कि तुम अपने बच्चों पर खर्च करो। और सूरज डूबने के बाद राजू भैया जब क्षेत्र में जाते हो, क्या बैठ पाते हो? क्या हम बैठ पाते हैं? वीरेंद्र भाई बैठ पाते हो क्या? सूरज डूबने के बाद जो दिन में खड़े होकर बात नहीं कर सकते हैं, वो बहस करते हैं। वो बहस नहीं करते हैं, वो पौवा बहस करवाता है। तो आधा गांव मेरे को बौराया हुआ मिलता है। अब क्या हम और राजू भैया या साक्षी महाराज अब एक्सियन है क्या हम सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन, जात, आय प्रमाण पत्र तक ही रहें? क्या अब हम अपने इलाके के गार्जियन अब भी नहीं बन पाए हैं? 5-5, 7-7 बार जीतने के बाद यदि अब भी हम आपके गार्जियन नहीं हैं, तो हम अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, हम एक्सियन की भूमिका केवल निभा रहे हैं। अब एसपी सिंह बघेल और ये मंच एक्सियन नहीं है, वो तो काम करेंगे ही, हम आपके गार्जियन हैं। तो हमें अब शिक्षा पे बात करनी पड़ेगी। जिसका गणित अच्छा, उसकी फिजिक्स अच्छी, ऐसे बच्चे IIT करेंगे, नहीं तो फिर ITI करेंगे। आगरा में 225 ITI हैं, IIT एक भी नहीं है। मैं अंग्रेजी का समर्थक शुरू में नहीं था, अब हो गया हूँ। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के बाद मैं अंग्रेजी का जबरदस्त प्रशंसक हो गया हूँ। या तो लॉर्ड मैकाले को भगाया था तो बंगाल की खाड़ी में अंग्रेजी को भेज देते। विकसित राष्ट्र अंग्रेजी नहीं बोलते थे, जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, कोरिया, हम रानी के गुलामटे केवल अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन अब बोलना पड़ेगी। अगर आपका बच्चा 12 साल ट्यूशन पढ़ेगा तो फर्राटेदार अंग्रेजी पोंकेगा, और अंग्रेजी पोंकने से 1 लाख रुपए महीने की नौकरी लग जाएगी। अगर एक सूट और टाई लगा लो तो 1 लाख रुपए महीने की मल्टीनेशनल में नौकरी। मैं शिक्षा पे राजू भैया भाषण नहीं देता था, क्योंकि सूची आती थी ना। केवल कल्याण सिंह जी के समय सूची थोड़े आई है नौकरियों की, वहाँ जात के अनुसार थोड़े काम हुआ था। ना जात के अनुसार वहाँ उनके सचिवालय में प्रवेश था, ना जात के अनुसार चाय पिलाई जाती थी, वो तो सबके लिए काम करते थे। लेकिन उसके बाद जो सरकार आई, वहाँ सूची आती थी। इसलिए जब से इंटरव्यू खत्म हुआ है, मैंने शिक्षा पे भाषण देना शुरू किया है, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होते हैं, इंटरव्यू निकालने के लिए होते थे। सभी नॉन गेस्टेड नौकरियों के इंटरव्यू खत्म हो गए हैं, और उनकी सरकार में लेना है, चल भैया तू आगरा की स्पेलिंग बता, और नहीं लेना है तो चेकोस्लाविया की बता। और चेकोस्लाविया की बता के भी नहीं लाते थे, क्योंकि एनेक्सी के 5वें तल से एक सूची आती थी। एक जात विशेष के लोग केवल 56 इंच के होते थे, एक जात विशेष के लोग केवल भर्ती होते थे, और हमारे लड़के सड़कों पर दौड़ते दौड़ते बूढ़े हो गए और सूची की वजह से भर्ती नहीं हो पाए। मैं कल्याण सिंह जी का एक मामले में तो धन्यवाद देना चाहूँगा। 50 बातें हमारा स्वर्णयुग मालूम कौन था? जब कल्याण सिंह जी के निर्देश पर राजनाथ सिंह जी ने नकल विरोधी अध्यादेश लाए थे, वो उत्तर प्रदेश का स्वर्णयुग था। और काला युग था जब मुलायम सिंह यादव ने कहा, यदि मेरी सरकार आ जाएगी बच्चों, तो मैं शपथ लेने के 15 मिनट में नकल विरोधी अध्यादेश में आग लगा दूंगा। इसका अर्थ है नकल शुरू करा दूंगा। बाबूजी का रिजल्ट 22%, सब अधिकारी हो चुके हैं। आप सूचना के अधिकार में पूछ लो, उस साल का हाई स्कूल इंटर का कोई बेरोजगार हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और उसके बाद 80% रिजल्ट आया, आज भी चप्पल चटका रहे हैं। इसलिए इंटरव्यू समाप्त हो गया है। आज भी प्रतियोगिता दर्पण, प्रगति मंजूषा, कम्पिटिशन मास्टर, हिंदी के अखबार और टेलीविजन की न्यूज को अगर 8 घंटे पढ़ लोगे तो मोदी सरकार और योगी सरकार के बिना इंटरव्यू के 40,000 की नौकरी तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाएगी। अब यहाँ से उठ के अपने बच्चों के बारे में सोचो, क्या वो 8 घंटे पढ़ते हैं, 9 पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं, 11 पढ़ते हैं, 12 पढ़ते हैं, 13 पढ़ते हैं? इस पढ़ाई को हम 14 घंटे तक ले जा सकते हैं। क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कि दिन में मैं 27 साल से सोया हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने दिन में कभी 3 बार खाना खाया हो। मुझे याद नहीं आ रहा है 12 बजे से पहले घर में घुसा हूँ। जलेसर में क्या उदाहरण देना, सबने मुझे 1 बजे और 2 बजे तक देखा है, लेकिन आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए 2 बातें, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस तैयारी के लिए तैयार रहना। और दूसरा, शिक्षा। अवंती बाई जी ने गर्दन काट के राज लिया होगा, लेकिन अब गर्दन गिनाने के बाद राज मिलेगा, उसको गिनाने में तुम आज सफल हुए हो। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं पुनः, इसके पहले मुझे स्लिप दी जाए तो मुझे अपनी बात समाप्त कर देनी चाहिए। मैं बहुत इस पूरे मंच का आभारी हूँ। आप 48 डिग्री टेम्परेचर में आए हो, और जो जात, जो पत्थर, गंगाचरण जी,
जो पत्थर अपने शरीर पर छैनी हथौड़ी खाने से मना कर देते हैं वो नालियों में लगते हैं, और जो पत्थर 48 डिग्री टेम्परेचर में अपने शरीर पर छैनी हथौड़ी खा लेते हैं वो विधानसभा में या लोकसभा में या मंदिरों में लगते हैं। मेरा इशारा समझो। अंत में एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि हो गई है पीर, और वो भी याद रखना जरा योगी जी की, बटोगे तो ये कुछ लाल वाल बत्ती, नीली बत्ती, पीली बत्ती के चक्कर में बट मत जाना, जो बटेगा वो तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, पर ये आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।